सम्मिलित करेंगे। वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी धन्यवाद आपका। प्रधानमंत्री की स्पीच, कल होम मिनिस्टर की स्पीच, 8, 9 और 10 3 दिन चले इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में, आपको क्या लगा, कौन भारी किस पर पड़ा और किसको क्या हासिल हुआ और किसने कितना जोखिम उठाया? देखिए, आज का दिन तो तय था कि आज मोदी का दिन है और मोदी बोलेंगे। इस देश में लोग जानते थे कि इस अविश्वास प्रस्ताव से कोई सरकार गिरने वाली नहीं है, लेकिन लोग अपनी अपनी बात पक्ष विपक्ष कहना चाहता था, पहुंचाना चाहता था जनमानस में। मोदी ने आज जो बोला वो कांग्रेस के अतीत को बोला और 2024 के चुनाव के रास्ते पर बोला, और ये बोला कि वो भारत को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं और 2024 में फिर उनकी बहुमत की सरकार आएगी, ऐसा उन्होंने विश्वास जताया और ये वादा किया जनता से कि वो भारत को दुनिया के 3 देशों में पहुंचाएंगे 2028 में। ये बात तो ठीक है। और मोदी ने कर्नाटक में यूपीए के समापन की और एनडीए के नए रूप, इंडिया के नए रूप में आने की जो बात थी, उस पर भी सवाल खड़ा किया कि आपके पास कोई चेहरा नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई दूल्हा नहीं है, हर आदमी के अलग अलग राग हैं। ये तो विपक्ष के फूट का, बिखराव का सत्ताधार हमेशा से फायदा उठाता है। लेकिन ये बात उन्होंने कही कि यूपीए का अंत हो गया है और एनडीए का उदय भी कांग्रेस का भला नहीं कर पाएगा, सिर्फ एक नया नाम आया है। एक और महत्वपूर्ण बात आती है कि मणिपुर के मामले पर मोदी ने अमित शाह की साफ गोई की काफ़ी तारीफ की है और उनके भाषण से वो काफ़ी प्रभावित नजर आए जो उन्होंने कल संसद में दिया था। लेकिन ब्रजेश जी, बात आई कि एनडीए का जो गठबंधन है वो घमंडियों का गठबंधन है। इंडिया में 26 है और एनडीए में 38 हैं। घमंड इस देश में जो पावर में रहा, जो सत्ता में रहा, जो ताकत में रहा, जो पूंजीपति है, जो बड़े लोग हैं, उनको शोभा देता रहा है, उनको अधिकार में आता रहा है। जो विपक्ष में है, जो छापा खा रहा है, जो जेल जा रहा है, जो लाठी खा रहा है, वो घमंड उसको शोभा नहीं देता, वहाँ घमंड शब्द चलता नहीं है। तो ये बात जो है साफ है कि घमंडियों के गठबंधन पर बीजेपी उसको एक जुमला है, उसका उछाला है उसने एक मैदान में। लेकिन बात आती है कि नेहरू कपड़ा अपना विदेश में धुलवाते थे, नौसेना के पोत पिकनिक मनाने जाते थे और कांग्रेस भ्रष्टाचारी है, परिवार के ही लोग पद पाते थे। ये सब बातें, पुरानी बातें जो रहीं वो आज फिर बोली गई, काफ़ी बातें आईं। लेकिन ये बातें कब तक जिंदा रहेंगी और ये बातें कब तक कही जाएंगी? इस देश में एक जीवित सच्चाई है कि भ्रष्टाचार पहले भी रहा, आज भी है, परिवारवाद पहले भी रहा, आज भी है। कोई सरकार, कोई पार्टी इसको ख़त्म नहीं कर पाई। बस खाली अपनी सुविधा हो तो अपने साथ मिलाए लो तो अच्छे हैं, दूसरे के साथ चले गए, परिवारवादी, भ्रष्टाचारी सब हो गए। ये हर सरकार करती है, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन आपने देखा कि 2024 के चुनाव में मोदी को भी इस बात का एहसास है और भाजपा भी तैयार है कि टक्कर बड़ी होनी है। भले अविश्वास गिर गया, दिल्ली के सर्विस बिल पर केंद्र सरकार जीत गई, लेकिन जिस तरह से विपक्ष ने एकजुटता दिखाई, इंडिया का जो गठबंधन, उसका असर, ये पहला असर आप कह सकते हैं संसद में ये देखने को मिला। और आप इन सब के इतर भी कहा गया, जब दिल्ली का बिल गिरा कि आज से फाइनल करना चाहते थे तो प्रधानमंत्री का एक बयान आया था, वो संसद के भीतर का सेमीफाइनल था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले भी एक सेमीफाइनल होना है इस देश में, और वो है राजस्थान का, वो है छत्तीसगढ़ का, वो है मध्य प्रदेश का। वो चुनाव लोकसभा से पहले होगा और वो इस देश में तय करेगा कि अब लहर किसकी है, दोनों में कौन ज़्यादा टक्कर ले पाएगा, दोनों गठबंधन कितने मजबूत हैं। तो भाजपा ये बात जानती है कि एक कड़ा संघर्ष आने वाला है,
वो इस बात को भी जानती है कि मोदी का करिश्मा अभी कायम है और उसको उन्हें भुनाना है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में उसको बड़ी उम्मीदें हैं, जहां से हम आज ये बात कह रहे हैं। तो ये स्वाभाविक है कि कर्नाटक की हार, राहुल गांधी की संसद सदस्यता जाना, उनका घर खाली कराना, फिर खेत में ट्रैक्टर चलाना, ये बीजेपी को कहीं ना कहीं खटकता है। कुछ या तो चूक हो गई, या कहीं नुकसान हो गया, या राहुल गांधी चर्चा में ज़्यादा आ गए। ये जब इतिहास कभी लिखा जाएगा तो तय होगा कि कहाँ गलती हुई थी। लेकिन सहानुभूति राहुल गांधी को वो दे गई घटनाएं, इस बात को लोग जानते हैं। देखिए, इतिहास में बहुत सारी चीज़ें और दर्ज होंगी। अधीर रंजन चौधरी आज निलंबित किए गए कि वो बार बार टोका टाकी कर रहे थे भाषण में जी। लेकिन आज बीजेपी और भाजपा और बड़ी हो सकती है अगर वो एक निर्णय और करे कि आज वो मणिपुर के सीएम से इस्तीफा ले ले। तो ये बात साफ हो जाएगी कि जितनी तेज कार्रवाई के लिए वो विपक्ष पर आतुर रहती है, उतना ही अपने लोगों पर भी वो कार्रवाई कर सकती है। एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल ठीक कहा आपने वीरेन जी। उसको ये बात दिखानी चाहिए। बहरहाल इस देश की ये विचित्रता है कि मौके पर बहुत सारे फैसले नहीं लिए जाते और उसका खामियाजा भोगना पड़ता है। सियासत में आरोप प्रत्यारोप सब लगाते हैं। मोदी ने भी अपनी सरकार की उपलब्धियां रखी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश की जो साख बढ़ी है उसका उन्होंने कहा कि इस पर देश के लोग गर्व करें और हमारी सरकार सही दिशा में है। लेकिन जो सत्ता में बैठा है, जो विपक्ष में है, जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, सबकी जरूरत दो रोटी की ही है इस देश में। और रोटी ही इस देश में सबसे ज्यादा विचित्र है ब्रजेश जी, क्योंकि इसको कमाने के लिए भी दौड़ना पड़ता है और इसको पचाने के लिए भी दौड़ना पड़ता है, और ये सारा संघर्ष रोटी का ही है। बहरहाल सुनिएगा, इस देश में एक साहित्यकार ने लिखा है आज के स्थितियों पर कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है और मैं कुछ कहूँ तो तराजू निकाल लेता है। वो फूल तोड़े हमें कोई एतराज नहीं, मगर वो तोड़ के फूल से खुशबू निकाल लेता है। और मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूँ कि तू झूठ बोल के भी आंसू निकाल देता है। और वो बेवफाई का इजहार यूं भी करता है कि परिंदे मार के बाजू निकाल लेता है। बहुत शुक्रिया आपका वीरेन जी, बहुत बहुत धन्यवाद ग्राउंड जीरो से अपने इनपुट और फीडबैक हमें उपलब्ध कराने के लिए।